दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। पिछले सप्ताह 7 तारीख की सुबह शनिवार के दिन गाजा पट्टी से हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर केवल 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, जिससे इजराइल में बड़े स्तर पर जान और माल की हानि हुई। इसके कुछ घंटों बाद ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में हमास मिलिटेंट ग्रुप के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। इस सब कारणों की वजह से एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष सतह पर आ गया है। दृष्टि आईएएस के विभिन्न प्रोग्राम्स में हम इस संघर्ष पर चर्चा कर चुके हैं। इन फोकस के इस प्रोग्राम में हमारी चर्चा का केंद्र होगा कि किस प्रकार से पिछले 100 वर्षों में लगातार गाजा पट्टी संघर्ष का एक हिस्सा रही है, और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, गाजा के युद्ध का 100 वर्षीय इतिहास। अगर हम इसके पिछले 50 वर्षों के इतिहास के एक नक्शे पर नजर डालने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1947 का ये नक्शा आप देखिए, इजराइल का ये हरे वाला क्षेत्र फिलिस्तीन के क्षेत्र को बताता है, और इसमें जो आप डॉट्स के क्षेत्र को देख रहे हैं सफेद रंग में, ये दरअसल यहूदी बस्तियों को बताता है। आप जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में यहूदियों पर बड़े हमले हुए। खास तौर से 1930 के दशक में जर्मनी के शासन का हिटलर के नियंत्रण में चले जाने के बाद बड़े स्तर पर यहूदियों को अलग अलग क्षेत्रों से निकाला जाने लगा। इसके कारण एक प्रवाह बना यूरोप के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों के फिलिस्तीन में आने का, जिसके कारण फिलिस्तीन के अलग अलग क्षेत्रों में यहूदियों की बस्तियां बसने लगी। इसके बाद 1947 में इस समस्या के समाधान के लिए यूएन ने भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी, जो 1945 में अस्तित्व में आया था, अपनी एक योजना प्रस्तुत की, और उस योजना का नक्शा ये है। उसने वेस्ट बैंक के बड़े क्षेत्र के साथ साथ गाजा पट्टी, इजराइल के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन के नियंत्रण में रहने की योजना सामने रखी, और साथ ही जो ये सफेद क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये इसे इजराइल के रूप में विकसित करने की बात योजना सामने रखी। 1948 में इजरायली राष्ट्र अस्तित्व में आया, और आप जानते हैं कि 1948 में ही इजराइल और अरब संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। इस संघर्ष के बाद जो नक्शा हमारे सामने आता है वो ये आता है 1949 से 1967 तक, कि ये क्षेत्र, वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, ये फिलिस्तीन के नियंत्रण में रहा, और साथ ही जिस एक ये जो पट्टी है जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, ये फिलिस्तीन के नियंत्रण में रही। वस्तुतः 1948 के बाद इस गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि इस वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर भी अलग अलग क्षेत्रों में आप सफेद डॉटेड बस्तियां देखेंगे, सेटलमेंट, जो यहूदी सेटलमेंट है, और इसमें जो ये हरे रंग की बस्तियां आप देख रहे हैं, ये दरअसल फिलिस्तीन सेटलमेंट को प्रस्तुत करती हैं। तो ये पूरा संघर्ष रहा है पिछले 50 सालों का। फिलिस्तीन के क्षेत्र में या इजराइल के क्षेत्र में नक्शे में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। हम इस संघर्ष की शुरुआत से अध्ययन करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के और आज तक की स्थिति का। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे आज चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। आप जानते हैं कि बड़े स्तर पर गाजा पट्टी से हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमले किए हैं इजराइल पर, इसी कारण से चर्चा में है। गाजा पट्टी क्या है, इसके बाद हम विस्तार से जानेंगे गाजा पट्टी के बारे में। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई किस प्रकार से हुई थी, और इस हाइफा की लड़ाई में भारतीय सैनिकों की क्या भागीदारी थी, जिनके आधार पर भारत में नई दिल्ली में एक 3 मूर्ति चौक भी स्थापित है। हाइफा की लड़ाई से पहले भी गाजा की एक तीसरी लड़ाई महत्वपूर्ण है, जो नवंबर 1917 में हुई थी। इसके दौरान भी, इसमें भी भारतीय सैनिकों की एक भागीदारी थी, उस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1948 के बाद गाजा पट्टी में मिस्र की एक कठपुतली सरकार अस्तित्व में आई, और 1967 के 6 दिन के युद्ध और 1973 के योम किप्पुर युद्ध में इजराइल की विजय के बाद किस प्रकार से पूरा नक्शा, पूरी स्थिति में एक परिवर्तन हुआ। इस युद्ध के बाद इजराइल को भी ये लगने लगा कि शांति स्थापना के प्रयास किए जाने चाहिए, और इन्हीं प्रयासों की कड़ी था कैंप डेविड समझौता 1978 और ओस्लो अकॉर्ड 1993 और 95, जो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के निपटान के महत्वपूर्ण, शांति स्थापना के महत्वपूर्ण प्रयास थे। इसके बाद हम वर्ष 2005 की एरियल शेरोन
सरकार, इजराइल की एरियल शेरोन सरकार की गाजा एग्जिट योजना के बारे में जानेंगे और इससे किस प्रकार की अनिश्चितताएं खड़ी हुई और आज का जो संघर्ष हो रहा है उसमें किस तरह की अनसर्टेनिटी बनती है, उस पर चर्चा करेंगे। इससे आप पूरे गाजा पट्टी को लेकर के एक संघर्ष की 100 वर्षों के इतिहास की संघर्ष को जान जाएंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, हम अक्सर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ही खबर लेते हैं, तो ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है। खबर क्या है? अमिड द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, गाजाज 100-year हिस्ट्री ऑफ वॉर। गाजा पट्टी का अगर आप क्षेत्र देखें तो ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है और ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है। इस गाजा पट्टी में हमास मिलिटेंट ग्रुप ही सत्ता में, आप कह सकते हैं कि वो सत्ता में है और यहीं से उसने केवल 20 मिनट में 7 तारीख की सुबह को 5000 रॉकेट दागे हैं इन क्षेत्रों में, इजराइल के इन क्षेत्रों में, जिसके कारण इजराइल में बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई है। उसके तुरंत बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, जिसको आईडीएफ कहते हैं, उसने भी हवाई हमले अलग अलग हमास के ठिकानों पर किए हैं। इस पूरे इस वजह से ये पूरा संघर्ष, इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष फिर से चर्चा में आ गया है और इसीलिए आज हमारा इन फोकस में टॉपिक है और हमारे टॉपिक का जो केंद्र बिंदु है वो गाजा संघर्ष ही पर ही केंद्रित होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये गाजा पट्टी वस्तुतः है क्या। दरअसल ये गाजा पट्टी विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो केवल 365 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी सीमा पश्चिम में ये भूमध्य सागर से मिलता है, भूमध्य सागर की ये स्थिति है। इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वो मिस्र से लगता है और इसका पूर्वी हिस्सा और उत्तर पूर्वी हिस्सा इजराइल से लगता है। केवल 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2.3 मिलियन यानी 23 लाख की पॉपुलेशन है, जो इसको विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करता है। दरअसल ये वेस्ट बैंक और गाजा मिलाकर ही आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन बनता है या फिलिस्तीन कहलाता है और इसको, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज भारत ने भी किया है 1988 में। 1988 में भारत उन पहले गैर मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था और 1996 में यहाँ पर गाजा में ही एक प्रतिनिधि कार्यालय भी स्थापित किया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी बनाया था, जिसे 2003 में रामल्ला में स्थापित कर दिया गया, जो एक डी फैक्टो यथार्थ में फिलिस्तीन की राजधानी मानी जाती है, जो यरूशलेम से उत्तर में स्थित है। हाल ही में फरवरी 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिलिस्तीन की यात्रा की गई थी और उन्होंने यहाँ यासिर अराफात जो फतेह पार्टी के सह संस्थापक थे, जो 1959 में स्थापित हुई थी, उनकी स्मारक पर जाकर के श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। इसके ठीक एक महीना पहले यानी जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे और जब वो भारत की यात्रा पर गए तो उन्होंने एक 3 मूर्ति चौक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये 3 मूर्ति चौक का ही इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के एक फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ये क्या संघर्ष है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्ष जनवरी 2018 की तस्वीर है, भारतीय प्रधानमंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू की 3 मूर्ति चौक है। दरअसल ये जो 3 मूर्ति चौक है ये भारत के 3 लांसर्स की है, जिन्होंने सितंबर 1918 में हाइफा की लड़ाई में, हाइफा की जो स्थिति है वो इजराइल में यहाँ पड़ती है, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है। हाइफा की लड़ाई में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी आहुति दी थी और आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे, तो जो इंपीरियल सर्विसेज कैवेलरी ब्रिगेड थी उसमें ये सैनिक शामिल थे और इनमें 3 लांसर्स थे, एक लांसर जोधपुर के से थे, एक मैसूर से थे और तीसरे हैदराबाद से थे। इसके बाद, इस यात्रा के बाद ही इस 3 मूर्ति चौक को 3 मूर्ति हाइफा चौक का नाम दे दिया गया है।
लेकिन इस हाइफा की लड़ाई से 10 महीना पहले नवंबर 1917 में भी इसके दक्षिण में एक लड़ाई हुई थी, जिसको हम गाजा की तीसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसमें भी भारतीय सैनिकों ने और लांसर्स ने अपना योगदान किया था। गोरखा राइफल्स के सैनिक भी उसमें शामिल थे और वो दक्षिण में यहां से होते हुए गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए थे और ओटोमन साम्राज्य, जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था, उसे पीछे हटने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया था। तो ये सामान्य आप इतिहास इजराइल के संदर्भ में भारतीय सैनिकों का प्रथम विश्व से संबंधित देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। ओटोमन साम्राज्य, जो कि शत्रु राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, तुर्की का राष्ट्र, उसकी हार हुई थी और इसके कारण फिलिस्तीन के क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी 1918 में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन उसके बाद यूरोप में बदलती स्थितियों के कारण यहूदियों का बहुत बड़े स्तर पर यूरोप से विस्थापन हुआ। उनकी अलग अलग बस्तियां फिलिस्तीन के अलग अलग क्षेत्रों में बसने लगी। 1948 में ब्रिटेन ने अपने अधिकार को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां छोड़ दिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में छोड़ दिया और 1948 में इजरायली राष्ट्र अस्तित्व में आया। इसके तुरंत बाद इजराइल अरब संघर्ष की शुरुआत हुई। इजराइल अरब संघर्ष की शुरुआत के बाद ये गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है, ये मिस्र के अधिकार क्षेत्र में चला गया। यहाँ पर कथित तौर पर एक मिस्र की कठपुतली सरकार, जो कथित तौर पर ओल फिलिस्तीन सरकार मानी जाती थी, वो चलती रही गाजा पट्टी में। लेकिन मिस्र के शासक जमाल अब्दुल नासिर ने इस पर्दे को भी 1959 में गिरा दिया और यहाँ डायरेक्ट मिस्र मिलिट्री नियंत्रण को, गाजा पट्टी में एक मिलिट्री नियंत्रण स्थापित कर दिया। इस मिलिट्री नियंत्रण ये वापस बाद में कब हटा? ये दरअसल आप जानते हैं कि जून 1967 में अरब राष्ट्रों के एक संघ को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हवाई हमले शुरू कर दिए और इस संघर्ष को जाना जाता है इजराइल अरब संघर्ष, जो 6 दिनों का युद्ध था, जो एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ। क्योंकि इस युद्ध के दौरान इजराइल ने न केवल गाजा पट्टी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, बल्कि जॉर्डन से पहला वेस्ट बैंक के क्षेत्र को भी ले लिया। साथ ही यहां मिस्र की सीमा पर गोलन हाइट्स पर भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो इन क्षेत्रों पर अलग अलग रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया और साथ ही ये सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ इसके दक्षिण में एक प्रायद्वीप पड़ता था, सिनाई प्रायद्वीप, इसकी स्थिति ये है, इस पर भी मिस्र से इसको जब्त कर लिया, इस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 1973 में एक और युद्ध हुआ इजराइल और अरब के बीच, जिसको हम योम किप्पुर युद्ध के नाम से जानते हैं, जिस पर कल का हमारा इन डेप्थ प्रोग्राम फोकस था। इस योम किप्पुर युद्ध में भी इजराइल की एक निर्णायक विजय हुई। लेकिन इस युद्ध के बाद इजराइल को यह महसूस हुआ कि शांति स्थापना की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार युद्ध की स्थिति में रहना संभव भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। इसलिए योम किप्पुर युद्ध के बाद शांति स्थापना के लगातार प्रयास होने लगे। यही वो समय था जब मिस्र लगातार सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर आ रहा था और इसलिए अमेरिका को यह लगा कि अब मिस्र के साथ एक शांति स्थापना के प्रयास हो सकते हैं और उसी का नतीजा था सितंबर 1978 में कैंप डेविड समझौता, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर, इजराइल के प्रधानमंत्री मनाहेम बिगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादत के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत सिनाई प्रायद्वीप को वापस मिस्र को दे दिया गया और साथ ही ये तय हुआ कि फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों को स्वीकार किया जाएगा और साथ ही फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में एक स्वायत्त गवर्निंग बॉडी भी स्थापित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को, इस शांति प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया गया वर्ष 1993 और 1995 के ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से। इस ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिसमें
फतेह पार्टी की विजय हुई और यहां पर इन क्षेत्रों में फतेह पार्टी का प्रशासन स्थापित हुआ। ये एक सामान्य इतिहास था, लेकिन कैंप डेविड समझौते के बाद 1978 के बाद अनवर सादात से अरब के अलग अलग देश नाराज हुए, फिलिस्तीन के लोग भी बहुत नाराज हुए और मिस्र के एक इस्लामी संगठन ने 1981 में अनवर सादात को असैसिनेट कर दिया। साथ ही कैंप डेविड अकॉर्ड के महत्व को देखते हुए 1978 में नोबेल पीस कमेटी ने नोबेल पीस पुरस्कार 1978 का मनाहेम बिगिन और अनवर सादात को ही दिया था। तो उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से, ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से एक पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की बात की गई, जिसके बाद यहाँ पर चुनाव हुए और फतेह पार्टी ने अपना नियंत्रण प्रशासन यहाँ पर स्थापित हो गया। लेकिन वर्ष 2006 में हमास, एक ग्रुप था हमास नाम से, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और जिसको अधिकांश वेस्टर्न कंट्रीज एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में मानते हैं। इसने चुनाव में विजय हासिल की और एक साल के भीतर इसने पूरे के पूरे फतेह पार्टी को गाजा पट्टी से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पूरी की पूरी गाजा पट्टी इसी संगठन के नियंत्रण में है, पूरी की पूरी गाजा पट्टी। इसी बीच जब ये सामान्य इसका इतिहास है, गाजा पर नियंत्रण वस्तुतः अभी भी एक प्रकार से ये माना जाता है कि अभी भी काफी नियंत्रण इजराइल का ही था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शरोन ने वर्ष 2005 में एक निर्णय लिया जिसको हम कहते हैं गाजा एग्जिट प्लान का। इस गाजा एग्जिट प्लान के अंतर्गत उन्होंने गाजा पट्टी की 21 यहूदी सेटलमेंट्स और वेस्ट बैंक में स्थित 4 सेटलमेंट्स, यहूदी सेटलमेंट्स को एक तरफा फैसले में यहां से हटाने की घोषणा कर दी। इस फैसले के खिलाफ उस समय उनके एक बहुत प्रतिद्वंदी थे, उस बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने इस एक तरफे फैसले के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया और अगस्त 2005 में इस एक तरफे फैसले के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया। उस समय एरियल शरोन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लिकुड पार्टी में बेंजामिन नेतन्याहू ही थे। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह था कि इस फैसले से जो इस्लामिक संगठन है गाजा पट्टी के, उनके हौसले बुलंद होंगे और भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर हमले हो सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या इजराइल के लिए पैदा हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ये जो अनुमान था बेंजामिन नेतन्याहू का, ये कहीं ना कहीं साबित भी हुआ है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमले हुए हैं, इन हमलों के कारण कई चीजें अनिश्चितता में चली गई हैं। ये क्या चीजें अनिश्चितता में चली गई हैं? पहली बात तो यह है कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, क्योंकि इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया है। इस तरह का ब्लॉकेड एक बार वर्ष 2007 में भी इजराइल ने किया था। इजराइल गाजा पट्टी के इस क्षेत्र को इजराइल से जोड़ने वाले लोगों और वस्तुओं के व्यापार के आवागमन के लिए 7 क्रॉसिंग थे 2007 से पहले, लेकिन 2007 में इसके ब्लॉकेड के बाद केवल 2 क्रॉसिंग, इरिज क्रॉसिंग और रफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट से मिलती है, यही क्रॉसिंग इसको अन्य क्षेत्र से जोड़ने वाली रह गई है। एक बाद में केरम शलोम गुड्स क्रॉसिंग भी बनाया गया था। इस प्रकार से एक प्रकार की ये ओपन, क्योंकि इस क्षेत्र पर भी ये जो वाटर टेरिटोरियल एरिया है, इस पर भी इजराइल अपने अधिकार को मानता है। और साथ ही ओस्लो अकॉर्ड के बाद इजराइल ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो ओस्लो अकॉर्ड के बाद ये तो मानता है कि यहाँ पर स्वायत्त बॉडी का शासन स्थापित होगा, स्वायत्त संगठनों का शासन स्थापित होगा, लेकिन इसके हवाई क्षेत्र पर और इसके टेरिटोरियल वाटर पर इजराइल अपना ही अधिकार मानता है। 2007 के ब्लॉकेड के बाद केवल 2 ही क्रॉसिंग थी जहां से लोगों का और वस्तुओं का क्रॉसिंग हो सकती थी। इस प्रकार से इजराइल को पूरा का पूरा इस प्रकार नियंत्रण हासिल है कि वो इस क्षेत्र को एक ओपन प्रिजन में तब्दील कर सकता है। और वर्तमान हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना यह है कि उसने सभी क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और इस पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से
ब्लॉक कर दिया है। इसके कारण ये संघर्ष किस दिशा में लोगों को, यहाँ के लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, एक अनिश्चितता ये है। दूसरी अनिश्चितता ये है कि यहाँ का जो हमास संगठन है और उसका जो मिलिट्री ब्रिगेड है, वो इस संघर्ष को चाहेंगे कि ये विस्तार ले। विस्तार क्यों ले? जिससे इस पूरे अरब क्षेत्र में इजराइल के विरोधी भावनाओं को उभारा जा सके। और हाल ही में अमेरिका द्वारा अरब के अलग अलग देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से इजराइल के संबंधों को नॉर्मलाइज करने के जो प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, जो नॉर्मलाइज करने का प्रयास चल रहा है, उन्हें पटरी से उतारा जा सके। अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से वर्ष 2020 और 21 में इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस स्थापित हुए हैं यूएई के साथ, बहरीन के साथ, मोरक्को के साथ और सूडान के साथ, जो सभी अरब देश माने जाते हैं। और हाल ही में इजराइल के संबंधों को सऊदी अरब के साथ भी नॉर्मलाइज करने का प्रयास चल रहा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आप जानते हैं कि सऊदी अरब पहले से ही फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करता है इस क्षेत्र में। इसलिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन, एक रेडिकल परिवर्तन अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ चल रहा था। हमास ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रयास होगा कि इस पूरे अब्राहम अकॉर्ड और संबंधों में परिवर्तन को पटरी से उतारा जा सके। तो ये भी पूरी तरह से, ये जो पूरे प्रयास हैं अमेरिका और इजराइल के, ये भी अनिश्चितता में चले गए हैं इस संघर्ष की वजह से। ये एक सामान्य रूपरेखा थी कि गाजा किस प्रकार से पिछले 100 वर्षों में एक संघर्ष का क्षेत्र रहा है। अब हम इससे संबंधित अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है गाजा पट्टी का पूर्वी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है। आपका दूसरा कथन है कैंप डेविड अकॉर्ड तथा ओस्लो अकॉर्ड इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापना के महत्वपूर्ण प्रयास थे। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।